तो शुरू करते हैं शहरी भारत में सामाजिक वर्ग के बारे में। अगर आप सबने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम कहाँ पर। हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और यही कहूँगी कि अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ें। आगे कर चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में पूंजीपति, जो शहरी क्षेत्रों में पूंजीपति, व्यापारी व उद्योगिक की बात की गई है। जो शहरों में व्यापारी होते हैं और औद्योगिक तौर पे होते हैं, तो कह सकते हैं पूंजीपतियों के बारे में बात की गई है। और निगमे या कॉरपोरेट क्षेत्र, व्यावसायिक वर्ग, लघु व्यापारी एवं दुकानदार, श्रमिक वर्ग से मुख्यतः सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। आइए अब इनमें से प्रत्येक का अध्ययन किया जाए। तो व्यापारी एवं औद्योगिक वर्ग के बारे में जानते हैं। व्यापारी एवं औद्योगिक वर्ग के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पादन बाजार के लिए उत्पादन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक बाजारों में विस्तार हुआ तथा आंतरिक व्यापार में कार्यरत व्यापारी वर्ग में वृद्धि हुई। इसी समय भारत विश्व बाजार से भी जुड़ गया। इसके फलस्वरूप आयात और निर्यात, मतलब कह सकते हैं आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब यहाँ से कोई चीज़, यहाँ पे कोई भी उत्पादन बाहर भेजना। तो आयात और निर्यात के व्यापार में व्यस्त व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। जो व्यापारी वर्ग थे कहीं न कहीं इनका विकास हुआ। इस प्रकार देश में व्यापारी माध्यम वर्ग अस्तित्व में आया, और जो व्यापारी जो माध्यम वर्ग था कहीं न कहीं वो अस्तित्व में आया। इसके बाद पढ़ते हैं रेल की स्थापना के साथ इस धनी व्यापारी माध्यम वर्ग की संचित बचत ने अन्य विहित स्तरीय उत्पादित माल एवं आधुनिक उद्योगों में निवेशित होने वाली पूंजी का रूप ले लिया। भारत में उद्योगों की स्थापना में अगुवाई करने वाले अंग्रेजों की भांति भारतीयों ने भी आरंभ में बागानों, सूती वस्त्रों तथा जूट खाने आदि में निवेश किया। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार अंग्रेज लोग थे, उसी प्रकार जो भारतीय लोग थे इन्होंने भी कहाँ कहाँ पैसा अपना लगाया, कहाँ कहाँ अपनी पूंजी लगाई। तो उन्होंने सूती वस्त्रों में, जूट खानों में और बागानों आदि मतलब कह सकते हैं बागानों से ही इन्होंने शुरुआत की। बागानों में, सूती वस्त्रों में और जूट खानों आदि में इन्होंने निवेश किया अपनी पूंजी। इस प्रकार भारतीय समाज की संरचना में मिल मालिक, खान मालिक आदि जैसे नए समूह शामिल हुए। तद उपरांत इन लोगों ने अपनी औद्योगिक गतिविधि के क्षेत्र का विविधीकरण किया। ये वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भारत का सर्वाधिक सशक्त वर्ग बन गया। अगर बात की जाए आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बात की जाए तो कहीं न कहीं भारत का सबसे मजबूत ये वर्ग बन चुका था, जो व्यापारी वर्ग था। तो कहीं न कहीं इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उद्योगों में, और कहीं न कहीं ये मालिक बन बैठे और धीरे धीरे इनकी जो स्थिति थी वो आर्थिक तौर पे कहा जाए तो बहुत अच्छी हो चुकी थी, और सामाजिक रूप में भी कहीं न कहीं ये आगे बढ़ चुके थे। परंतु अगर अंग्रेजों की तुलना में बात की जाए तो इन गतिविधियों में भारतीय बहुत पीछे रहे। औपनिवेशिक काल में इनके धीमे विकास के लिए मुख्यतः सरकारी नीति उत्तरदायी थी। इनका जो धीमा विकास हुआ भारतीयों का, इसका उत्तरदायित्व किसे ठहराया गया है? कहीं न कहीं मुख्यतः सरकारी नीतियों को ही उत्तरदायी ठहराया गया। अंग्रेजों के साथ हितों के टकराव के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारी और औद्योगिक वर्गों ने स्वतंत्र संगठन बनाए। कहीं न कहीं इन्होंने एक संगठन बना लिया, स्वतंत्र संगठन बनाए। इस वर्ग ने उन व्यावसायिक वर्गों का समर्थन देकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो कि भारतीय, तो कह सकते हैं जो ये वर्ग थे व्यापारी, इन्होंने कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के आधार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। मतलब कह सकते हैं उद्योगों को ज़्यादा
महत्वपूर्ण माना गया और कहीं न कहीं इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। औद्योगिकरण पर बल दिया गया। इस प्रक्रिया में राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी थी। राज्य ने ऐसी आर्थिक व औद्योगिक नीतियाँ विकसित की जिनसे स्पष्ट पता चलता था कि व्यापारी व औद्योगिक वर्ग को भारत के औद्योगिकरण में उत्प्रेरक की भूमिका निभानी है। राज्य ने उत्पादन की वृद्धि के लिए इन वर्गों की सक्रिय सहायता भी की। तो कहीं न कहीं राज्य थे, उन्होंने इन व्यापारी वर्गों की सहायता दी उत्पादन के मामले में वृद्धि के लिए। तो राज्य ने उत्पादन की वृद्धि के लिए इन वर्गों की सक्रिय सहायता भी की। सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, मतलब कह सकते हैं जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। जो सार्वजनिक हो और जो निजी हो, दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया। कृषि, उद्योग व व्यापार, अगर कृषि की बात की जाए, उद्योगों की बात की जाए, कृषि, उद्योग व व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्र निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यम के लिए छोड़ दिए गए। तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत कहा जाए तो उसके लिए व्यक्तिगत उद्यम के लिए छोड़ दिए गए कि लोग अपने आप भी इसमें प्रवेश करें, अपने आप भी इसमें कार्य करें। राज्यों ने आधारभूत संरचना के विकास तथा भारी व महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व स्वयं उठाया। जो मेन चीज़ है, जो आधार हैं कह सकते हैं, राज्य ने उन चीज़ों पर ध्यान दिया। तो वही इसमें बात की गई है। राज्यों ने आधारभूत, जो मेन है, आधारभूत संरचना व विकास तथा भारी महत्वपूर्ण उद्योगों की व्यक्तिगत उद्यम के लिए छोड़ दिए गए। राज्य ने आधारभूत संरचना के विकास तथा भारी व महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व खुद संभाला। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण पूंजीपतियों के स्वामित्व, जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले तथा उनके द्वारा नियंत्रित उद्योगों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। तो कह सकते काफ़ी मात्रा में उनकी वृद्धि हुई पूंजीपतियों की। इस फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीपति तथा व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। तो इन लोगों का विकास हुआ जो औद्योगिक में कह सकते उद्योगों में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं ये पूंजीपति बन चुके थे। एक बात की जाए तो उनके पास काफ़ी मात्रा में धन आ चुका था, तो इन्हें औद्योगिक पूंजीपति कहा गया। तथा जो व्यापारी वर्ग था, कहीं न कहीं इनका भी विकास हुआ। अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में अगर बात की जाए, स्वतंत्रता मिली तो उस समय व्यापारी व वाणिज्य वर्ग आकार व संख्या दोनों में बढ़ा। आकार में भी बढ़ा, कहीं न कहीं इसकी संख्या में लोग आ गए इसमें, व्यापारी वर्ग में, और वाणिज्य वर्ग में भी कह सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो दोनों आकार व संख्या दोनों में बढ़ा। ये जो उद्योग थे वे वस्त्र उद्योग थे, जूट थे, खान थे, बागान जैसे पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इस वर्ग ने इस्पात उद्योगों, कागज़ मिलों तथा अनेक इस्पात निर्मित माल के उद्योगों में भारी विस्तार किया। परंतु जिस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा है वह एक चिंताजनक प्रवृत्ति दर्शाता है। औद्योगिक वर्गों में असमानता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मतलब कह सकते हैं जो औद्योगिक वर्ग हैं उनमें समानता नहीं है, उनमें असमानता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। टाटा, बिरला, डालमिया तथा कुछ अन्य व्यापारिक घरानों के संसाधनों, संपत्ति तथा आय में भारी संकेंद्रीकरण हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कहीं न कहीं जो संसाधन है, जो संपत्ति है, वो एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठी होती जा रही है, तो भारी संकेंद्रीकरण हो रहा है। जो संपत्ति है वो कहीं न कहीं एक ही जगह जमा होती जा रही है, तो उसी को इसमें कहा गया है। कहीं न कहीं जो व्यापारी घरानों के जो संसाधन है, जो संपत्ति है तथा आय है, वो भारी संकेंद्रीकरण हो रहा है, मतलब कहीं न कहीं इकट्ठा होते ही जा रहा है। तो इसमें चित्र के माध्यम से देखो दिखाया गया है। व्यावसायिक वर्ग जैसे डॉक्टर्स हुए, और कह सकते हैं निगमीय क्षेत्र हुआ, कॉरपोरेट सेक्टर्स कह सकते हैं, पूंजीवादी वर्ग हुआ,
लघु व्यापारी तथा दुकानदार हुए, जिनकी छोटी दुकानें होती हैं, लघु व्यापारी होते हैं। और श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक वर्ग जो, तो देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। निगमें या कॉरपोरेट क्षेत्र, तो कॉरपोरेट क्षेत्र की बात की जा रही है इसकी। निगमें और कॉरपोरेट क्षेत्र सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन चलने वाले संगठन को लोक क्षेत्रीय इकाई कहते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर कहते हैं। किसके अधीन चलते हैं? सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन चलने वाले संगठन को क्षेत्रीय इकाई कहते हैं, और लोक क्षेत्र में न आने वाले संगठन को निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो अगर बात की जाए सरकारी में तो पब्लिक सेक्टर कहेंगे, और अगर बात की जाए निजी तो उनको प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। आते हैं निजी व्यक्तियों तथा दलों के स्वतंत्रता के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अधीन चलने वाले संगठनों संस्थाओं को निजी क्षेत्रों में गिना जाता है। किन्हें निजी क्षेत्रों में गिना जाता है? निजी क्षेत्र के संस्थानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है निजी क्षेत्रों को। एक वर्ग उन संस्थानों का है जिनमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत मतलब खुद का, एक व्यक्तिगत स्वामित्व, एक कह सकते हैं व्यक्ति का एक समझ लीजिए अधिकार होता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तथा दूसरा वर्ग उन संस्थाओं का है जिनमें सामूहिक स्वामित्व होता है। सामूहिक संस्थानों को निम्नलिखित रूप से आगे और भी वर्गीकृत किया जाता है। तो सामूहिक जो संस्थान है उनको और भी बांटा गया है, तो वो देखिए किस प्रकार बांटा गया है। साझेदारी वाले संस्थान, संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सहकारी संस्थान। उपरोक्त में से मतलब इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, जिसका दूसरा लोकप्रिय नाम कॉरपोरेट क्षेत्र है। कॉरपोरेट क्षेत्र भी कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को। लोक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर में न आने वाली सारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की संरचना होती है। भारत का कॉरपोरेट क्षेत्र आकार में काफ़ी बड़ा है, तो कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर जो है काफ़ी बड़ा है भारत का, और अत्यधिक विविधता वाला भी है। विविधता मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब में डिफरेंस, तो काफ़ी विविधता वाला भी है। राष्ट्रीय आर्थिकी में मूल्यवान योगदान के अर्थों में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की महत्ता तथा भूमिका का आभास मिलता है, क्योंकि निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं अब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं। शांता के अनुसार 1999 में शांता के अनुसार 1980 के प्रारंभ में 10% से बढ़कर 1990 के दशक के मध्य में राष्ट्रीय आर्थिक में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र का योगदान 19% हो गया था। तो कहीं ना कहीं इनका जो योगदान था 19% हो गया था। इससे स्पष्ट है कि देश की आर्थिकी में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है। मतलब इनकी जो कह सकते हैं इनका जो कार्य है, इनकी महत्वपूर्णता कह सकते हैं, ये न कहीं बढ़ रही है। ये महत्ता कई रूपों में परिलक्षित होती है, कई रूपों में मिलेगी। दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल 2000 में ये कहीं ना कहीं किया गया जर्नल के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिन कंपनियों ने 1999 से लेकर 2000 में सबसे अधिक लाभ कमाया, जिन कंपनियों ने 1999 से लेकर 2000 में सबसे अधिक लाभ कमाया, वह सभी निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की थी। तो कह सकते हैं कहाँ की थी? प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनियां थी जिन्होंने 1999 से लेकर 2000 तक सबसे अधिक लाभ कमाया था, वो प्राइवेट सेक्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे। देश की आर्थिकी के विकास में
विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की महत्ता तब तक बढ़ी जब 1991 में निजीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए आर्थिक नीति चालू हुई। तो कहीं ना कहीं निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन किया गया और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करने वाली आर्थिक नीति चालू हुई। नियमितता से बंधी आर्थिक जब उदारीकरण की ओर अग्रसर हुई, मतलब बढ़ी, तो भारत की आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव आया। जो भारत की आर्थिक नीति थी उसमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बदलाव आया और फलतः आर्थिक क्षेत्र में निजी कॉरपोरेटर, प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र का बोलबाला हो गया। तो कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर थे उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बोलबाला हो गया। आज इसी वर्ग की विशेष पहचान बन गई है। तो कहीं ना कहीं आज इस वर्ग की विशेष पहचान बन गई है। तो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक वर्ग के बारे में कि जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में। व्यावसायिक वर्ग के बारे में जानते हैं तो अंग्रेजी शासन द्वारा लाई गई नई आर्थिक व राज्य व्यवस्थाओं को आधुनिक कानून, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल जैसे चिकित्सा, अर्थशास्त्र, प्रशासनिक विज्ञान आदि में प्रशिक्षित मतलब होता है पढ़े लिखे प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हुई। पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता हुई। कहाँ पे? आधुनिक कानून, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, डॉक्टर्स में कह सकते हैं, अर्थशास्त्र में कह सकते हैं, प्रशासन में कह सकते हैं, विज्ञान में कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता हुई। वस्तुतः नए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उद्यमों तथा प्रशासन व्यवस्था की गंभीर आवश्यकताओं के कारण ही मुख्य रूप से अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने को बाध्य हुए। तो अंग्रेज लोग बाध्य किस वजह से हुए? क्योंकि वो ये सब कहीं ना कहीं चाहते थे। तो अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने को बाध्य हुए। उन्होंने आधुनिक शिक्षण संस्थाओं को विश्व पैमाने पर स्थापित किया। तो आधुनिक शिक्षा कहीं ना कह सकते हैं जो अंग्रेजी शिक्षा है, कहीं ना कहीं उन संस्थाओं को बड़े पैमाने पर उन्होंने स्थापित किया। कानूनी, वाणिज्यिक तथा सामान्य शिक्षा देने वाले विद्यालय एवं महाविद्यालय राज्य एवं अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रारंभ किए गए। इस प्रकार विस्तारशील व्यावसायिक वर्ग अस्तित्व में आया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक वर्ग है कहीं ना कहीं वो सामने आया। इस प्रकार की सामाजिक श्रेणियों को आधुनिक उद्योग, कृषि, वाणिज्य, वित्त कह सकते हैं, प्रशासन, प्रेस तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्र से जोड़ा गया। तो कह सकते हैं जो कृषि उद्योग हैं, कृषि आई, वाणिज्य आई, जो फसलें हुई जो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं कह सकते हैं। तो वाणिज्यिक फसलें जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और वित्तीय मामले की बात की जाए, आय की बात की जाए, प्रशासन के मामले में बात की जाए, प्रेस, समाचार जिसे कह सकते हैं, तो प्रेस तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा गया। व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत आधुनिक वकील, चिकित्सक, अध्यापक, आधुनिक वाणिज्य एवं अन्य उद्यमों में कार्यरत प्रबंधक व अन्य सरकारी प्रशासन तंत्र में कार्यरत अधिकारी, जो सरकारी उसमें अधिकारी होते हैं, इंजीनियर, तकनीशियन, कृषि वैज्ञानिक, जो कृषि से जुड़े होते हैं, पत्रकार आदि आते हैं। किसमें? व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत। व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत ये सारे लोग आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में इस वर्ग की भूमिका निर्णायक थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाए तो इन वर्गों ने काफ़ी इनकी भूमिका रही। वस्तुतः ये लोग अगुआ तथा नए आयाम व गति स्थापित करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लोग थे ये पहले, अगुआ मतलब होता है जो इंसान पहले आए, तो अगुआ तथा नए आयाम व गति स्थापित करने वाले थे। देश में प्रगतिशील सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलनों के पीछे इन्हीं लोगों की शक्ति थी। तो प्रगतिशील देश की प्रगति हो, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे इन्हीं लोगों की शक्ति थी। तो कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग जो इन वर्गों से आते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार आंदोलनों में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद
भारत में तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण हुआ। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो भारत में क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तेजी से कह सकते हैं, बड़ी तेजी से तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण हुआ। इस प्रक्रिया में उद्योगों, व्यापार एवं वाणिज्य, निर्माण, यातायात, नौकरियों तथा अन्य भिन्न भिन्न आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप विहित स्तरीय रोजगार अवसर खुले। तो कह सकते हैं चाहे यातायात में हो, चाहे निर्माण में हो किसी चीज़ के, चाहे घर निर्माण में हो, चाहे नौकरियों में हो, कहीं न कहीं काफ़ी रोजगार के अवसर खुले। इसी के साथ सरकार ने पूरे देश में जटिल प्रशासनिक ढांचे से बनी विशाल संस्थात्मक संरचना सर्जित की। इसने बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दिए। सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दिए। इन निजी अथवा सरकारी क्षेत्रों में, अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, विशेष योग्यता आदि जैसी योग्यताएं पर्यवेक्षित होती हैं। तो कहीं न कहीं ट्रेनिंग किसी न किसी कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी और रोजगार के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण था, तो कहीं न कहीं उसको भी चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंधकीय अधिकारी, तकनीकी प्रबंधक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, पत्रकार, इनमें से कुछ श्रेणियां हैं जिनके पास ऐसी योग्यताएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इन व्यावसायिक वर्गों की संख्या व आकार उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय इन्हीं वर्गों कह सकते हैं व्यावसायिक वर्ग, जो डॉक्टर, वकील सारे आते हैं, तो इन्हीं वर्गों की जो संख्या है कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में बढ़ी, कि लोग जो कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस वर्ग में, इस व्यावसायिक वर्ग में आए। परंतु इस वर्ग को बड़ी मुश्किल से समरूप श्रेणी वाला कहा जा सकता है। निसंदेह इनके काम की स्थिति तथा अन्य आय मेहनतकश श्रमिक से अधिक अच्छी होती है। जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, मेहनतकश श्रमिक से इनकी जो सैलरी होती है, इन लोगों की, वकील, शिक्षक कह सकते हैं, डॉक्टर्स, इनकी अच्छी सैलरी होती है, जो दिहाड़ीदार बंदों से काफ़ी अच्छी होती है, अधिक अच्छी होती है, परंतु उच्च वर्ग से कम अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा अमीर वर्ग होते हैं उनसे इनकी बहुत कम होती है। इस गैर मेहनतकश काम करने वाले स्वामित्वहीन वर्ग में एक गहरा पदक्रम पाया जाता है। इस वर्ग में सर्वोच्च स्थानों पर बड़े स्थानों पर कुछ अधिक वेतन प्राप्त व्यक्ति भी हैं जो ज़्यादा वेतन प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर इनमें से अधिकांश का वेतन गैर मेहनतकश कामगारों से कुछ ही अधिक होता है। तो कुछ ही बहुत ही कम अधिक होता है, जो कह सकते हैं जो अकुशल होते हैं, जैसे आप कह लीजिए ये डॉक्टर, वकील इन सब वर्ग में नहीं आते, तो उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा इनकी मेहनत होती है। इनकी जो सैलरी होती है वो, एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे आप दिहाड़ीदार बंदों को देखेंगे तो उनकी सैलरी की बात की जाए और डॉक्टर, वकील या पत्रकार की सैलरी की बात की जाए तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर डॉक्टर, वकील की बात की जाए तो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कामगारों के कुछ ही अधिक होता है। इनके काम की स्थिति तथा पदोन्नति के अवसर में भी पर्याप्त अंतर होता है। तो इनके काम में और उनके जो जिस पद पर होते हैं, ये इनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। इस वर्ग के लोगों की जीवन शैली भी भिन्न होती है। तो इनके जो जीने का तरीका है, जो जीवन शैली है इनकी, वो भी अलग होती है। इन सभी बातों से इस वर्ग के लोग धीरे धीरे ही सुपरिभाषित माध्यम वर्ग में घनीभूत हो रहे हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं माध्यम वर्ग कहा जाता है। न ज़्यादा उच्च हों और ज़्यादा निम्न हों, जो न ज़्यादा ऊँचे हों, न ज़्यादा हाई पे हों और न ज़्यादा नीचे हों, ये मीडियम आते, तो इन्हें माध्यम वर्ग कहा जाता है। कि इनकी स्थिति जो होती है वो ये अच्छी होती है, न सबसे गरीब होते हैं न सबसे अमीर होते हैं। इनकी जो स्थिति है इतनी होती है कि अपनी कोई भी इच्छाएं हैं तो कहीं ना कहीं उसको पूरा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं लघु व्यापारी, दुकानदार तथा असंगठित मजदूर के बारे में। तो जानते हैं लघु व्यापारी, दुकानदार तथा असंगठित, जो संगठित क्षेत्रों में कार्य नहीं करते हैं। असंगठित मजदूर समझ लीजिए, रिक्शा चालक हुए, ये ऑटो चालक हुए, तो कहीं ना कहीं ये सारे असंगठित मजदूर हैं।
उपरोक्त वर्णित नए वर्गों के अतिरिक्त, जो हमने इन वर्गों की बात की, इन वर्गों के अतिरिक्त इनको छोड़ के कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में लघु व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, लघु व्यापारी तथा दुकानदारों का एक और वर्ग है। आधुनिक शहरों तथा कस्बों के विकास के साथ साथ इन वर्गों का विकास हुआ। ये लोग वस्तुएं व माल के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के माध्य की कड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है, जो सामान खरीदता है, कहीं ना कहीं उसके माध्य की कड़ी है। अर्थात ये लोग उत्पादकों अथवा थोक विक्रेताओं से माल खरीदते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में माल खरीदते हैं तथा ग्राहकों को बेचते हैं। एग्जाम्पल, आप दुकानदार को देखेंगे तो दुकानदार जो होता है वो अपना जो सामान है वो कहाँ से खरीदता है, तो वो थोक विक्रेताओं से माल खरीदता है और ग्राहकों को बेचता है। ठीक है, इस प्रकार ये लोग माल तथा वस्तुओं के बेचने, क्रय मतलब होता है खरीदने बेचने के माध्य के लाभ पर आजीविका चलाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ये दुकानदार होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इनके दुकानदार हैं जो अपनी आजीविका किस पर चलाते हैं, थोक विक्रेताओं पे वो माल खरीदते हैं और फिर ग्राहकों को बेचते हैं, और जो भी पैसा आता है खरीदने से या बेचने से, तो जो भी उनको लाभ मिलता है उसी से इनकी आजीविका चलती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य सभी वर्गों की भांति अगर बात की जाए, अन्य सभी वर्गों की भांति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ये वर्ग भी बढ़ा। तो भारत में कहीं ना कहीं ये वर्ग भी बढ़ा। शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरों की अभूतपूर्व वृद्धि ने, जो शहरों में बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि ने इस वर्ग की वृद्धि को प्रोत्साहित किया। कहीं ना कहीं ये वर्ग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आया। ज़मीन पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव तथा ग्रामीण समाज में रोजगार के अवसरों के अभाव के फलस्वरूप, क्योंकि ग्रामीण में रोजगार के अवसरों का अभाव है, वहाँ पे इतने रोजगार नहीं है, तो रोजगारों के अवसरों के अभाव के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में शहरों व कस्बों की ओर प्रवासित होते हैं। तो शहरी और कस्बों की ओर निकलते हैं काम की तलाश में। यह प्रवास बड़े शहरों में ही नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि बड़े शहरों के लोग ही दूसरे शहरों में जा रहे हैं, अपितु देश के विभिन्न भागों में विकसित हो रहे माध्यम व लघु आकारों के सैकड़ों शहरों में भी हो रहा है। छोटे से लेकर बड़ा आप देख लीजिए, सभी शहरों में ऐसा हो रहा है। जो है आप देख लीजिए, कम विकसित हो तो सभी वर्गों के लोग जो भी आर्थिक तौर पर तंगी झेलते हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की ओर जरूर भागते हैं। दूसरी ओर शहरीकरण रोजगार तथा नए कार्यकलापों को विभिन्नता प्रदान करता है। नए नए जो क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्य हैं, कहीं ना कहीं उनमें विभिन्नता प्रदान करता है। बढ़ती शहरी जनसंख्या अनेक प्रकार की आवश्यकताओं व सेवाओं की मांग सर्जित करती है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या अगर किस शहरों में बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतें भी नई नई होंगी, तो कहीं ना कहीं मांग भी नई नई बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या अनेक प्रकार की आवश्यकताओं व सेवाओं की मांग सर्जित करती है। लघु व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी व दुकानदार शहरी जनसंख्या की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो दुकानदार होते हैं कहीं ना कहीं शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शहरी जनसंख्या का एक भाग इन संसाधनों से आजीविका कमाता है। बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप इनका आकार बहुत बढ़ गया है। इन कार्यकलापों के क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरीकरण अर्थव्यवस्था के संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। तो आप समझ लीजिए, असंगठित क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। आप रेस्टोरेंट में देख लेंगे, काफ़ी लोग ऐसे लगे हुए हैं जिन्हें रोजगार मिल रहा है। और संगठित में भी देख लेंगे, क्लर्क हुआ। तो कोई भी वर्ग जो है संगठित क्षेत्रों में भी और असंगठित क्षेत्रों में भी उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है। संगठित क्षेत्रों में अवसर की संख्या कम होती है क्योंकि इसमें जो पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं अवसरों की जो संख्या है वो कम मिलती है इन्हें, तथा उसके लिए शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, तो वहीं इसमें यही बात की गई है कि शैक्षणिक योग्यता, पढ़े लिखे और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों में ये योग्यताएं नहीं होती है। तो ग्रामीण वर्गों से जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं जो
अपनी निर्धनता की वजह से आते हैं शहरों में, तो उनके पास कहीं ना कहीं योग्यताएं नहीं होती हैं। अंततः उनके लिए संगठित क्षेत्र बंद होता है। तो जो सरकारी विभाग कह लीजिए उनके लिए बंद होता है। सामान्यतः ये लोग अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का सहारा लेते हैं। आप रेस्टोरेंट या कोई भी अन्य वर्ग देख लीजिए जहाँ पे लोग ऐसे ही कार्य करते हैं, उनको वो खुद कमाते हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं आ रही होती है, तो कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्रों में का वो सहारा लेते हैं। आप जहाँ पे आप देख लीजिए कपड़ा बुनने का काम होता है, शहरों में ज़्यादा मात्रा में होता है। गांव के लोग ज़्यादातर आते हैं तो शहरों में कपड़ा बुनने का हुआ, हाथ से जुड़े जो कार्य होते हैं वो करते हैं। ये लोग लघु स्तरीय उद्योगों, छोटे उद्योगों, दस्तकारी या मेहनतकश व्यवसाय में काम करते हैं। इन्हें निम्न वेतन मिलता है, इन्हें बहुत कम वेतन मिलता है तथा ये उन सभी लाभों से वंचित रहते हैं जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक पाते हैं। तो उन सभी लाभ जो मिलने चाहिए उन सब से ये लोग वंचित होते हैं, इन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो सरकारी विभाग में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। उन्हें देखिए, उन्हें डॉक्टर की भी फैसिलिटीज़ मिलती है, सारी चीज़ें उन्हें मिलती है सरकारी विभाग के बंदे को, लेकिन इन्हें नहीं मिल सकती क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ग बहुत असंगठित व बिखरी हुई श्रेणी वाला है, मतलब असंगठित है और बिखरी हुई, कभी भी इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी भी रख लिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर की यही बात होती है कि इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ पर। उन्हें अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तब वो तुम्हें रखेंगे, और फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुम्हें अपनी जो जॉब है उनसे बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही फ़र्क होता है सरकारी और प्राइवेट में। सरकारी में ये होता है कोई जल्दी से मन चाहा निकाल नहीं दिया, और जबकि असंगठित क्षेत्र, अगर असंगठित क्षेत्रों में बात की जाए तो इन्हें नौकरी से बाहर निकालने में इन्हें टाइम नहीं लगता है। तो असंगठित व बिखरी हुई श्रेणी वाला होता है। एक और इसमें शिव नियोजित लघु दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठेले वाले होते हैं, तथा दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र में अर्ध निपुण व अनिपुण श्रमिक आते हैं। एक तो दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठेले वाले होते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक की बात की जाए जिनके पास किसी भी कार्य में ये निपुण नहीं होते हैं या बिल्कुल आधा ही निपुण होते हैं, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से निपुण ना हो, आधे ही इन्होंने नौसिखिया जैसे कह सकते हैं, पूरी तरह से इन्हें नहीं, तो वो सारे श्रमिक आते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में ये सबसे कम संगठित हैं। तो भारत के शहरी शहरी समूहों में ये सबसे कम संगठित हैं। आगे पढ़ते हैं श्रमिक वर्ग के बारे में, जो मजदूर वर्ग है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनके बारे में क्या जानेंगे आप, देखते हैं। एक अन्य वर्ग ऐसा था जिसका उद्भव अंग्रेजी शासन काल में हुआ। अंग्रेजी शासन काल में हुआ एक अन्य वर्ग ऐसा भी था। ये वर्ग आधुनिक श्रमिक वर्ग था जो कि अंग्रेजी काल में भारत में स्थापित आधुनिक उद्योगों, रेल, बागानों का सीधा परिणाम था। जैसे जैसे भारत में बागान, कारखाने, खान उद्योग, यातायात, रेल तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित व विस्तारित हुए, वैसे वैसे ये वर्ग भी बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये वर्ग जैसे जैसे बढ़े, इनका जिस प्रकार इनका विस्तार हुआ, तो कहीं ना कहीं इनका वर्ग भी बढ़ा। भारतीय श्रमिक, जो भारतीय मजदूर हैं, भारतीय श्रमिक वर्ग मुख्यतः निर्धनकृत किसानों तथा बर्बाद हुए दस्तकारों से बना था। जो श्रमिक वर्ग बना था, किन लोगों से मिलकर बना था कह सकते हैं। कहाँ से आए ये श्रमिक वर्ग, तो एक जो निर्धन गरीब किसान होते हैं तथा बर्बाद हुए दस्तकारों से बना है। जो अंग्रेजी शासन, जब अंग्रेज लोग आए थे तो कहीं ना कहीं मशीनों के द्वारा उन्होंने जो वर्ग थे, जो खुद का व्यवसाय करते थे, लघु व्यापार करते थे, इनको कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो उन्हीं वर्गों से ये दस्तकार लोग बने जिन्हें आज श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इनमें इनके निम्न जीवन स्तर तथा काम की स्थितियों से इनके अस्तित्व का पता चलता था। सामान्यतः इनमें से अधिकांश कर्जदार रहते थे, क्योंकि ये अपना तथा अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाते थे, इसलिए कर्जा लेते थे। सरकार ने समय समय पर भारतीयों पोस्ट अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, उद्योग अधिनियम, खनन अधिनियम आदि जैसे कानून
भी पारित किए, परंतु सामाजिक चिंतन इन्हें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में अपर्याप्त मानते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने काफ़ी किया, जैसे वर्कमैन्स और अगर बात की जाए फैक्ट्रीज एक्ट, तो काफ़ी इनके लिए क्या, पर कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं निमन ही रही, कोई भी सुधार नहीं हुआ, अपर्याप्त रहा। तो कह सकते हैं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में अपर्याप्त मानते रहे हैं। जीवन एवं श्रम की इन कठिन स्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत में श्रमिक संघों का, जो श्रमिक संघ है, मजदूर वर्ग कह सकते हैं, श्रमिक संघों का प्रादुर्भाव हुआ तथा श्रमिक वर्ग के आंदोलनों का विकास हुआ। समय पर श्रमिक संघों के द्वारा प्रारंभ हड़तालों व अन्य गतिविधियों में कामगारों की भागीदारी से इस बात का प्रमाण मिलता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो श्रमिक वर्ग हैं, जो समूह है श्रमिकों का, इन्होंने कहीं ना कहीं हड़तालें की, अपनी मांगों को उठाने के लिए हड़तालें की, अन्य गतिविधियां की, कामगारों की भागीदारी से इनका प्रमाण मिलता है। तो कहीं ना कहीं कार्य के लिए इन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो अन्य लोगों को मिल रही, तो इन्होंने कहीं ना कहीं हड़ताल की, अपनी चीज़ें, अपने हक को मांगने के लिए। इसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग की काम की स्थिति तथा वेतन संरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है, वेतन में सुधार हुआ, और जो वर्ग है, जो वर्ग की काम की जो स्थिति है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ। उद्योग कह सकते हैं बड़ी संख्या में ये बढ़ा, इसका विकास हुआ। औपनिवेशिक काल की भांति यह औद्योगिकरण कुछ शहरी केंद्रों में सीमित नहीं रहा। ज़रूरी नहीं कि शहरी केंद्रों में ही सीमित रहा, इसके अतिरिक्त यह वस्त्र, जूट, खान व बागान जैसे कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में भी सीमित नहीं रहा है। इसके नए क्षेत्रों में विस्तार हुआ। तो कह सकते हैं इसका नए क्षेत्रों में विस्तार हुआ। भारी तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के विस्तार में राज्यों ने स्वयं केंद्रीय भूमिका निभाई है। तो अगर बात की जाए भारी और महत्वपूर्ण उद्योगों में सरकार और राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भारी उद्योग समझ लीजिए, उनके विकास के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दृष्टि से भारत में श्रमिक वर्ग आकार में बढ़ गया है। ये उद्योगों के विभिन्न भागों व विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल गया है। अंततः श्रमिक वर्ग पहले से अधिक विषम हो गया है, अब अलग हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक एवं ऐतिहासिक बात की जाए तो सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले कामगार आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्यरत हैं। श्रमिक वर्ग की विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संबंधों के एक जटिल समूह का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में श्रमिक वर्ग की प्रति सरकार की अभिवृत्ति भी बदली है। जो सरकार की कह सकते हैं जो कार्य करने की, वो भी कहीं न कहीं बदली है। श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार की अभिव्यक्ति अधिक अनुकूल हो गई है। इसने मालिकों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। तो कहीं ना कहीं जो मालिक होते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई हैं सरकार ने, तथा कामगारों को कुछ सुरक्षा प्रदान की है। जो कार्य करते हैं उनको कुछ सुरक्षा प्रदान की गई। कामगारों को कुछ सुविधाएं देने वाले अनेक अधिनियम पारित किए गए कि जो काम करते हैं इनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, और इसके लिए इन्होंने अधिनियम पारित किए। इनमें से कुछ बोनस भुगतान अधिनियम, प्रोविडेंट फंड तथा ग्रेजुएटी अधिनियम आदि लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बोनस, प्रोविडेंट फंड तथा ग्रेजुएटी अधिनियम आदि इन्होंने किया। इन सभी ने देश में श्रमिक वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक वर्ग थे उन लोगों को प्रभावित किया। परंतु 1991 की नई आर्थिक नीति तथा संरचनात्मक परिवर्तन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप माहौल बिल्कुल बदल गया है। नई आर्थिक नीति के तहत श्रमिक तथा रोजगार पर नियंत्रण हटाए जाने के कारण श्रमिक वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा। जो श्रमिक वर्ग था इनके हितों कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा। नई आर्थिक नीति के तहत श्रम तथा रोजगार पर नियंत्रण हटाए जाने के कारण जो पहले नियंत्रण था अब कहीं ना कहीं उसको हटा दिया गया है। तो
तो श्रमिक वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा। कभी कभी काम पर रखे जाने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ चुकी है, बेकारी बढ़ी है तथा श्रमिकों को कम आमदनी वाले कामों को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं रोजगार की कमी कह सकते हैं कम, और जो मजदूर हैं वो जो श्रमिक हैं कह सकते हैं जो, तो कहीं ना कहीं उन्हें कम वेतन उनको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना घर चलाने के लिए उन्हें उसमें भी काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कंपनियों अपने श्रमिकों की संख्या कम कर रही है। जो कंपनियां हैं अपने जो कह सकते हैं जो कार्य करते हैं उनके श्रमिकों की संख्या कम कर रही है। नई बहालियां नहीं हो रही, मजदूरों को बदला जा रहा है, अब नौकरियों से अलग किया जा रहा है या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीमों द्वारा हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट कह सकते हैं, सेवानिवृत्ति की स्कीमों द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। मशीनों को मजदूरों की जगह पर लाया जा रहा है। तो जहाँ पहले मजदूर कार्य करते थे अब मशीन को लाया जा रहा है तथा कई विभागों को बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की प्रतिबद्धता में भी अंतर हुआ है। तो सरकार की जो प्रतिबद्धता थी, जो पहले थी स्थिति, वो अब कहीं ना कहीं उसमें भी अंतर हुआ है, जिससे श्रमिकों के हित को ठेस पहुंच चुकी है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं अब अपना कहीं ना कहीं अपना ही फायदा देख रही है, जिसमें श्रमिकों की वर्ग है, जो श्रमिकों के वर्ग व उनके हित को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में श्रमिक संघ संगठनों ने, जो समूह है श्रमिकों का, उनके संगठनों ने भी कुछ परिवर्तन दर्शाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक श्रमिक संघों के राजनीतिक आर्थिक संघर्ष समाजवादी आधुनिकीकरण के विरुद्ध होते थे। आज इनका संघर्ष श्रम के मालिकों के विरुद्ध है। जो श्रम के जो मालिक हैं उनके विरुद्ध है, जो मालिक हैं, तथा ये अपने लक्ष्यों में अधिक विशिष्ट हैं। फिर भी उद्योगों के क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों, नियंत्रण के मामले में श्रमिक संघों में जो श्रमिक समूहों में काफ़ी विभाजन है। हड़तालों के रूप में अधिकांश प्रतिरोध सामान्यतः उद्योगों के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर होता है। तो कहीं ना कहीं जो हड़ताल होता है, जो श्रमिक वर्ग हड़ताल करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं? उद्योगों के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर होता है। श्रमिक समूहों ने भी विभिन्न राजनीतिक दलों में आश्रय लिया है। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक समूह है इन्होंने भी राजनीतिक दलों में आश्रय लिया है तथा समर्थन पा लिया है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक कुछ दल ऐसे हैं जो इनका समर्थन करते हैं। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में श्रमिक संघ आंदोलन और अधिक विभाजित व उपविभाजित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक आंदोलन है कहीं ना कहीं ये भी अब बढ़ा है। नई आर्थिकी औद्योगिक नीतियों का श्रमिक संघ पर विपरीत असर हुआ है। जो औद्योगिक नीतियां हैं कहीं ना कहीं अब श्रमिक संघ है, जो समूह है मजदूरों का, इन पर विपरीत असर हुआ है नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों का। श्रमिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इन्हें असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिससे संघों के कार्यों पर बहुत बुरा असर हुआ है। जो संघ है, जो समूह है, उनके कार्यों पर बहुत बुरा असर हुआ है। बीमार उद्योगों के बंद होने तथा बदलते हुए माहौल के कारण श्रम संगठनों का प्रभाव न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। बिल्कुल जीरो कह सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। इस संदर्भ में श्रम संगठनों ने भी विभिन्न नीतियां अपनाई है। जो श्रम संगठन है इन्होंने भी कई नीतियां अपनाई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त मंच बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के श्रम संगठनों का एकीकरण करना। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं संगठनों का, श्रम का, मजदूरों का जितना भी संगठन उनको एकीकरण कर दिया गया। केंद्रीय संगठनों का एकीकरण किया गया। असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं को उजागर करना इत्यादि। तो जो असंगठित क्षेत्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको उजागर किया गया। बदलते हुए माहौल में श्रम संगठनों को नए तरीके अपनाने होंगे तथा संघर्ष के मार्ग को छोड़ना होगा, क्योंकि आंदोलनों तथा प्रदर्शनों के लिए इस माहौल में कोई जगह नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ दूसरे। तो आज के लिए इतना है।